नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 3 दिनों तक कोविड-19 के मामले शून्य होने के बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं वह प्रवासी श्रमिकों के जरिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पहुंचे हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों में कोविड-19 का कौन सा स्ट्रेन है, इसका पता तो अभी नहीं चल सका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष सतर्कता बरत रही है। जिन 3 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, उन्हें सदर अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कोयम्बटूर से 96 लोग चाईबासा पहुंचे थे, जिसमें कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर टाटा कॉलेज में सभी लोगों की जांच की गई। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 3 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जिसमें गोइलकेरा प्रखंड के 2 और चक्रधरपुर का 1 व्यक्ति है। रात में लगभग 11 साढ़े 11 से किए और सभी का रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्ट किए। वहाँ पर जाकर मैं खुद गया था और टीम लेके गया था। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार उसमें से 5 या 6 मजदूर, जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे, को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ थी, तो उनको सभी को एक गाड़ी एम्बुलेंस से यहाँ पर सदर अस्पताल ले आया गया। सभी का टेस्ट हुआ। उस 6 पेशेंट थे और 6 साथ में आए थे। 12 लोग यहाँ पर आए थे, उसमें से 3 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव निकले। जब कोरोना पॉजिटिव निकले तो यहाँ पर हमारा एक तरह से स्टाइल नहीं करेंगे, कोरोना फ्री जोन 2 दिन से था। तुरंत में हम लोगों ने टीम तैयार किया और सभी लोग जाकर सभी का टेस्ट किया गया। वहाँ 93 प्लस जो ड्राइवर और उसके साथ को ड्राइवर खलासी था, सभी का टेस्ट किया। वहाँ पर सभी का नेगेटिव निकला। इमीडिएटली सिम्टोमेटिक वहाँ पर इलाज किया गया और सभी को फेस मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वहीं पर सभी को प्रोवाइड किया गया। ये लगभग हम लोगों ने करीब 2 बजे तक सब टेस्ट किया। तदुपरांत हम लोग यहाँ पर चले आए। पॉजिटिव पाए गए लोगों का एंटीजन टेस्ट करने के बाद RT-PCR टेस्ट के लिए जमशेदपुर भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्ट्रेन का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजा जाएगा। पॉजिटिव आया, उसको हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में ही एक आइसोलेशन वार्ड पहले से था, जिसको पुनः रिवाइव करके वहीं पर रखी गई है तीनों को, और उनका इलाज चल रहा है। वो तीनों भी सिम्टोमेटिक नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन चूँकि ये होम आइसोलेशन अलाउड नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल आइसोलेशन में उसको तीनों को रखे हैं। ऑन मंडे तीनों का RT-PCR टेस्ट भी लिया गया है, जो भेज दिया गया है लैब में कंफर्मेशन के लिए, पुनः कंफर्मेशन के लिए। तो अभी तक ये क्लियर तो नहीं हो पाया कौन सा स्ट्रेन ये लोग के अंदर पाया गया? स्ट्रेन जो होता है वो यहाँ पर नहीं टेस्ट होता है, वो भुवनेश्वर में टेस्ट होता है। तो जीनोम टेस्ट भुवनेश्वर में होता है। तो उसको भेजा गया है क्या? नहीं, वो स्टेट भेजती है। पहले हम लोग RT-PCR कंफर्म कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना लगभग समाप्त हो गया था। पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव और एक्टिव केस 0 हो गया था, लेकिन अचानक प्रवासी श्रमिकों के माध्यम से कोरोना के नए मामले आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पॉजिटिव पाए गए लोगों को अस्पताल में रखा गया है ताकि उनके जरिए और लोगों में कोरोना नहीं फैले, लेकिन नए मामले आने से जिले के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाप की क्रूरता के कारण साल का बेटा जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसके दोनों हाथ काटने की नौबत आ गई है। गरीबी के कारण लाचार माँ उसका इलाज भी सही ढंग से नहीं करा पा रही है। 12 साल के इस बच्चे की हालत ऐसी कैसे हुई, पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। झींकपानी थाना के लुगुनसाई निवासी चिंता बोयपाई ने 15 मई 2021 को अपने 12 साल के बेटे बुधराम का दोनों हाथ खौलते पानी में डाल दिया था। बच्चे का गुनाह बस इतना था कि उसने 1 रुपए के चोरी करके पाव रोटी खाया था। घटना के बाद से ही आरोपी पिता फरार है। बच्चे की मां सोमवारी ने 2 महीने तक
सदर अस्पताल में बच्चे का इलाज कराया, लेकिन बच्ची की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पैसा नहीं था जो वह किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने ले जाती, लिहाजा वह बच्चे को लेकर अपने गांव चली गई। इसी बीच किसी ने चक्रधरपुर की संस्था सुमिता होता फाउंडेशन को बच्चे के बारे में जानकारी दी। संस्था की पहल से एक बार फिर से बच्चे की इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसका आयुष्मान कार्ड बनाया गया। अब बच्चे का बेहतर ढंग से इलाज कराने के लिए एक बार फिर से प्रयास शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता चिंता बोयपाई ने 2 शादियां की है और कुल 8 बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। रांची में अधिवक्ता की हत्या की घटना की पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। बार भवन में आज एक बैठक हुई जिसमें रांची के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या की घटना पर चाईबासा के अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। फिर अधिवक्ताओं के साथ आए दिन हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और जिला बार एसोसिएशन के मॉनिटर अधिवक्ता अनिल कुमार महतो ने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। वहीं सरकार के पास एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला लंबित है। इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग सरकार से की जाएगी। अनिल महतो ने कहा कि अधिवक्ता की हत्या के विरोध में गुरुवार को बार एसोसिएशन प्रांगण से काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चाईबासा में मनोज झा की हत्या के विरुद्ध आज निंदा प्रस्ताव का आयोजन किया गया था। उसमें सारे सम्मानित अधिवक्ता हमारे जिला बार एसोसिएशन के उपस्थित थे और खास करके उनकी हत्या का पुरजोर से विरोध किया गया और साथ में कहा गया कि कल दिनांक को एक हम लोग मौन रैली निकालेंगे जो काला बिल्ला लगा करके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से होते हुए जैन मार्केट सदर थाना होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक और पुनः वापसी हम लोग का डीवीए चाईबासा में होगा। और इसको लेकर के हम लोग एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को देंगे और एक कॉपी एसपी साहब को देंगे। डिमांड सर डिमांड यही है कि इस तरह का कोई भी घटना हमारे अधिवक्ताओं के साथ ना घटे और इसके लिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी कैबिनेट में पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पारित करवाने का हम लोग काम करेंगे। विगत 26 जुलाई को तमाड़ क्षेत्र में बार एसोसिएशन रांची के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज झा की निर्मम हत्या अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा कर दी गई थी। इससे चाईबासा समेत पूरे झारखंड के अधिवक्तागण काफ़ी मर्माहत हैं। इसको लेकर आज जिला बार एसोसिएशन एडहॉक कमेटी की जनरल मीटिंग हुई जिसमें अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा की गई और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कल दिनांक 29 जुलाई को काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस के माध्यम से अधिवक्ता अपना रोष प्रकट करेंगे। इसके पश्चात माननीय उपायुक्त एवं माननीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा। ये एक बात है, घटना तो हुई है, इसके साथ ही और भी अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ताओं के साथ आए और मारपीट किए जाने की शिकायत आती रहती है। जल्द ही हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे, बृहद रूप से अपनी बातों को रखेंगे कि जितनी जल्द हो सके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू करें और अधिवक्ताओं की जान माल की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर होकर निर्णय दे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर ऊपर भले ही सब कुछ ठीक होने का दिखावा किया जा रहा हो, लेकिन अंदर उथल पुथल मचा हुआ है और अब विवाद कुछ कुछ धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। ठेकेदारी को इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह माना जा रहा है। ठेकेदारी के चक्कर में पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ रही है और दोनों दलों की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वे पेशेवर रूप से ठेकेदार हैं। ठेकेदार होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। वहीं ठेकेदारी के इस पूरे खेल में कांग्रेस के लोग पिछड़ जा रहे हैं, लिहाजा विवाद अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बातों से तो सारी बातें स्पष्ट हो जा रही है। उनसे मानना है पहले से भी, जो लोग बेरोजगारी है, जो लोग संवेदक है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन काम नहीं ले पाता है इसलिए कि उसका कोई पोस्ट पर भी नहीं है, तो वैसे लोग को भी काम मिले। और ये विभाग को देखना है, ये विभाग का काम है कि कैसे उस सबको मिले, उसका किसी प्रकार से डर भय उस वाले नहीं हो। जो कमजोर लोग है, जो कमजोर संवेदक है, उसको भी मिलना चाहिए। इसको देख रेख करने का काम विभाग के स्तर का है। हम लोग का स्तर ये है कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जो छोटे छोटे हैं, जो संवेदक हैं, जो इस माध्यम से अपना रोजी रोजगार करना चाहता है, निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से, नियम के आधार पर, कानून के आधार पर उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि किसी भी उसको मिसगाइड करके या किसी दबंग के माध्यम से उसको रोका जाए, टोका जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और ये काम देखना, जहाँ से निविदा निकलती है उसका काम है देखना। यही तो शिकायत हमेशा करते रहा है। ऑनलाइन पे होती है, ऑनलाइन पे क्या होता है, जिसका चाहता है उसका ऑनलाइन में नीचे या फाइल खुलता है, जिसको नहीं चाहता है खुलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी जांच का विषय है। तो ऐसे परिस्थिति में निष्पक्ष जब ठेका का निष्पादन नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका हम लोग विरोध करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा यह बातें क्यों बोल रहे हैं और क्यों उन्हें आगे आना पड़ा, जरा उसे भी समझ लीजिए। 9 करोड़ की लागत से 50 प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने के लिए भवन निर्माण विभाग ने निविदा निकाली। काम का बंटवारा लॉटरी के माध्यम से ठेकेदारों के बीच कर दिया गया और शेड्यूल रेट में निविदा डालने को कहा गया। बाकी लोगों को टेंडर पेपर नहीं डालने को कहा गया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बीच में आ गए और उन्होंने इच्छुक ठेकेदारों से टेंडर पेपर डालने को कहा और यहीं से झामुमो और कांग्रेस के बीच का विवाद बाहर आ गया। आज 23 विद्यालयों के लिए निविदा डाली गई, जिसमें 50 ठेकेदारों ने टेंडर डाला। टेंडर पेपर डालने के दौरान आपसी विवाद की भी खबर है। कल बाकी के 27 विद्यालयों के लिए टेंडर पेपर डाला जाना है। संभावना है कि कल भी विवाद होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का कहना है कि विभाग को नियम के अनुसार काम करना चाहिए और मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। टेंडर मैनेज नहीं होना चाहिए। स्थानीय बेरोजगार ठेकेदारी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को ही सारा काम दे देना और उसके द्वारा सबको काम का वितरण किया जाना सही नहीं है। आज योजनाएं करता है ब्लॉक में, पंचायत में, जिला में, वैसे जगह में ग्रामीण लोगों का भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, पिछले सरकार के समय से योजनाएं बड़ा बना दिया जाता है। एक वो एकदम दबंग ठेकेदार आकर के पूरा योजना पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद में वह खुद उसी को फिर बांटता है, निचले स्तर पर सबलेट करता है। तो फिर फायदा क्या है इसे नीति बना करके? नीति ऐसे बनना चाहिए कि छोटी छोटी योजना को कदम नहीं किया जाए, जोड़ा ग्रुप ना बनाया जाए। छोटी छोटी योजना एक एक टेंडर निकाला जाए ताकि छोटा छोटा गांव के भी लोग टेंडर भर सके। 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का भर सके। और ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम निचले स्तर तक कैसे हम हर चीज़ में भागीदारी रोजगार से जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए। आज चंद लोग जो ठेकेदार के लोग हैं सारी जगह कब्जा करके रखे हुए हैं, तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ेगा ही। आज बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो शांति भंग होने का संभावना बढ़ जाता है। तो सरकार को ये बनानी चाहिए कि योजना चयन को लेकर के भी हम समझते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है, नहीं है, जमीनी स्तर पर सर्वे करके चयन करना चाहिए। महंगाई भत्ता और सप्रम वेतनमान का लाभ की मांग को लेकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारी और कर्मचारी चाईबासा विधायक से मिले। डीआरएम के प्रतिनिधि मंडल ने 6 वर्षों से लंबित
महंगाई भत्ता की दर को अद्यतन करने का मांग पत्र सौंपा। विधायक ने कहा कि DRDA कार्यालय में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों का वर्ष 2015 से लंबित महंगाई भत्ता की दर में वृद्धि कराने का मामला मुख्यमंत्री के पास रखा जाएगा। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम शाखा के पदाधिकारियों ने चाईबासा विधायक से राजस्व उप निरीक्षक का ग्रेड पे 2400 रुपए लागू कराने के लिए पहल करने की मांग की। संघ की मांग पर विधायक ने कहा कि राज्य में राजस्व उप निरीक्षक की कमी है, इसके बाद भी वे अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सजग रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 29 जुलाई को चाईबासा आगमन पर उप निरीक्षकों के मामले से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस भवन चाईबासा में युवा कांग्रेस के नवमनोनीत नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित कांग्रेसियों ने बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नगर अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि कर्मठता एवं क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करते हुए संगठन को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक की। बैठक में सारंडा को पर्यटन स्थल बनाने की मांग रखी। बैठक में कहा गया कि सारंडा वन क्षेत्र का पश्चिमी सिंहभूम जिला जंगल, पहाड़, नदी नाले, झरने, प्राकृतिक वस्तुएं सभी मनमोहक हैं, लेकिन लगातार खनन के कारण एवं वन्य क्षेत्रों की अवैध कटाई के कारण प्रकृति का अनूठा उपहार सारंडा जंगल सिमटता जा रहा है। राज्य सरकार इसको संज्ञान में लेकर पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में सारंडा वन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करे, ताकि जल स्रोतों की रक्षा तथा वन्य जीव अभयारण्य प्रदान कर रोजगार पलायन एवं उग्रवाद जैसी समस्याओं पर आसानी से काबू पाया जा सके। चाईबासा के लोगों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। चाईबासा रेलवे ओवरब्रिज का 29 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन होगा। रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन होते ही चाईबासा को अब टाटा जाने के लिए रेलवे फाटक पर ट्रेन जाने का इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जुलाई को चाईबासा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान ROB का उद्घाटन होगा। इसके अलावे पिल्लई टाउन हॉल चाईबासा में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।